वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा था। काइनेटिक एनर्जी जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ये इसको हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। मतलब ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। लीनियर तो बोलना सही नहीं है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है जो बॉडी के घूमने की वजह से है। तो वो होती है हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अगर कोई बोले कि आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी इन दोनों का समेशन। मतलब दिस इज ट्रांसलेशनल, दिस इज रोटेशनल। मतलब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो काइनेटिक एनर्जी कभी कोई टोटल बोलेगा तो मेरे पास जो लिखना होगा वो लिखना होगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। ये बात तब मजेदार है जब रोलिंग पढ़ी जाए। आप लोगों के सिलेबस में रोलिंग है कि नहीं? इसके बिना रोटेशन का कोई सेंस नहीं है। तो मतलब बिना रोलिंग के रोटेशन मतलब ऐसा है कि बिना रोटी के खाना। बिना रोटी के खाना। हाँ। छटंकी। तो मेरे हिसाब से जो बोर्ड के हिसाब लिहाज से चैप्टर तो पूरा खत्म है। अब क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग ये लिखेंगे? लिख लीजिए लिख लीजिए, फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं। बोलिए कॉपी। इतने दिन के बाद आज जाके मेरा जो दिमाग है वो हल्का हुआ है। आज दिमाग भारी नहीं है मेरा। इतने दिन से वरना मेरा दिमाग भारी भारी हो रहा था। जो कतई भोले बच्चे हैं, आई यहाँ पे करंट था, है ना? और जो ओमेगा था ये रसगुल्ला था। तो करंट और रसगुल्ला का कॉम्बिनेशन है। जैसे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम पी स्क्वायर अपॉन टू एम लिख देते थे। पी क्या होता था? मोमेंटम, है ना? वैसे ही यहां पर इसको लिख जाएगा एल स्क्वायर अपॉन टू आई, है ना? तो बाकी सब सेम ही है। एल मतलब क्या है यहाँ पे? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आपको लिखा दिया। एंगुलर मोमेंटम जब ओमेगा बॉडी सिर्फ अपने एक्सिस पे घूम रही हो तो आई इंटू ओमेगा है, और अगर ट्रांसलेशनल मोशन कर रही हो तो आर क्रॉस पी है, जिसे हम आर परपेंडिकुलर इंटू पी कर लेंगे। एंगुलर मोमेंटम का भी असली जो मजा है वो रोलिंग में ही है। जब हम आपको बोलें कि एक बॉडी घूम भी रही है, चल भी रही है, और फिर बोला जाए कि अब इसका एंगुलर मोमेंटम लिखो। मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन इस तरीके से हो रहा है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे क्वेश्चंस अभी आप देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6.1 है, एग्जाम्पल। इसमें ऐसा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द थ्री पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। द masses of the particles are 100 gram, 150 gram, 200 gram respectively. Each side of the equilateral triangle is 0.5 meter long. तो मेरे पास ये तीन पार्टिकल हैं, तीनों पार्टिकल की मास पता है, तीनों लेंथ पता है, और इसका सेंटर ऑफ मास मुझसे पूछा गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हम आसानी से इसे कर सकते हैं। हमने क्या ट्रायंगल वाला क्वेश्चन हमने किया था सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन में? देखो इसमें ना जो यूज आएगा ना वो तुम्हारा मैथ्स यूज आएगा। तो मैं तुम्हें इन जनरल बता देता हूँ। जैसे इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इसका मास m3 है। ठीक है। और इसकी साइड है l।
तो इस M3 के कोऑर्डिनेट तो मुझे पता चल गए L, 0, इसके कोऑर्डिनेट हो गए M2 के 0, 0। M1 के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, कोई बता सकता है? तो पहली बात, अगर अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में यहाँ से एक वर्टेक्स से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो इस बेस को दो हिस्सों में बांटता है और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब ये जो x कोऑर्डिनेट है इसका होता है L/2। आप चाहें तो इसको याद भी रख सकते हैं, है ना, एकदम याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। दूसरा, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। अगर इस ट्रायंगल में मैं tan 60 लगा दूं तो एक चीज बताओ, अगर मैं इसमें tan 60 लगा दूंगा तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, L/2। ठीक, ये तुम्हें हाइट h तुम्हें निकालनी है, तो tan 60 तुम्हारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो h की वैल्यू कितनी हो गई, L/2 tan 60। tan 60 कितना होता है, √3। सही तो कर रहे हैं ना अपन? तो ये हो जाएगा √3 L/2। तो हाइट पता चल गई। हाइट ही वास्तव में यहाँ का y कोऑर्डिनेट होगा, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, √3 L/2। आप लोगों को चाहे तो कोऑर्डिनेट्स याद कर लें, आपको बड़े यूज आएंगे, है ना। फिर अगर अपन से बोला जाए कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जहाँ कहीं भी होगा, ये सेंटर ऑफ मास है, इसके दो कोऑर्डिनेट हैं x और y, xcm और ycm। तो xcm की क्या वैल्यू हो जाएगी, तो हम लिखेंगे m1 इंटू L/2 प्लस m2 इंटू 0 प्लस m3 इंटू L डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। और अगर ycm हमसे पूछा जाए तो हम लिखेंगे m1, इसका y कोऑर्डिनेट है √3 L/2, फॉर्मूला तो पता है ना, प्लस m2 इंटू 0 प्लस m3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। समझ गए बात को? आप लोग समझ गए इस बात को? अब जो भी हमको क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन में m1 m2 m3 की वैल्यू डालनी और l की वैल्यू डालनी है। आपको बस इसमें वैल्यू डाल के आंसर निकाल लेना है। ओके, तो आप लोग छाप लीजिए इसे। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है या इलस्ट्रेशन नंबर 1, जो भी बोलते हैं आप। ये मैथ्स का क्वेश्चन है जिसमें हमें ये सीखना है। इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, उसने बोला है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगुलर लैमिना। ट्रायंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास पूछा है। लैमिना का मतलब समझते हैं आप, एक शीट, लैमिना मतलब शीट, ठीक है, लैमिना का मतलब होता है शीट। ओके, देखो इसकी कैलकुलेशन में ना इन्होंने क्या दिमाग लगाया है, वो कैलकुलेशन में इन्होंने ऐसे सोचा है कि अगर हम इस पूरे एक शीट को, जो भी ये शीट है, इसको अगर छोटी छोटी स्ट्रिप में डिवाइड कर दें तो हर स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास अपने को पता होगा, उसके मिड पॉइंट पे होगा। उसके बाद उन सारे सेंटर ऑफ मास का भी अगर एक सेंटर ऑफ मास निकाल लिया जाए तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इस पूरे शीट का सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो इसको हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा, सेंट्रॉइड पे। ट्रायंगुलर शीट है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सेंट्रॉइड पे। ये बात हम लिखा भी चुके हैं पहले, तो कि जो भी सिमेट्रिकल बॉडीज हैं यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही लाई करता है। तो इसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है और न इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा इस बारे में ध्यान दिया है, इन्होंने बस यही बात को बोल दिया है बार बार। फिर कह रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना और थिन प्लेट विद डायमेंशन एज शोन इन द फिगर, द मास ऑफ द लैमिना इज 3 kg। ये चित्र बना दिया और हमसे पूछा कि इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। तो देखो भाई, चित्र दिख रहा है आप लोगों को? इसमें ये एल शेप का एक शीट है। अगर मैं यहाँ पे आपको बनाऊं तो आपको तो खैर क्या ही बनाऊंगा, लाल रंग से बनाया जाए। जैसे एक शीट ये दिख रही है, एक
फिर दूसरा ये, और तीसरा ये टोटल को अगर देखोगे तो एल शेप में दिख रहा है। ये एल शेप 3 छोटे छोटे स्क्वायर सीट से मिलके बनी है। इतना चमक गया क्योंकि फिगर में ऐसा ही दिया है। इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है कि ये टोटल 3 kg का है, मतलब ये भी 1 kg का, ये भी 1 kg का, ये भी 1 kg का है। तो ये खुर 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 करने की क्या जरूरत है इसमें, 1 kg का है तो। अब अगर इन पूरे को, इसको एक ऑब्जेक्ट मान लिया जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा। इस पूरे को एक ऑब्जेक्ट माना जाए, इसका भी होगा, इस पूरे को माना जाए कि इसका भी होगा। इन पूरे का सेंटर ऑफ मास को मैं एक पॉइंट मास मान लूंगा, इसको भी एक पॉइंट मास मान लूंगा, इसको भी एक पॉइंट मास मान लूंगा। मेरे लिए क्वेश्चन बस इतना सा बचेगा कि 3 पॉइंट मास रखे हैं, तीनों के कोऑर्डिनेट पता है, अपने को सेंटर ऑफ मास निकालना है। हाँ बोलो बोलो। देखो, क्या तुम इस एल शेप का कोई भी सेंट्रोइड वगैरह कुछ भी निकालने की हिम्मत रखते हो? नहीं, तो थोड़ा मुश्किल है। तो लाओ इसको ना, मैं करता हूं, तुम लोग देखो। जैसे ये जो कह रहा है, पहले तो वो बना लेते हैं। इस कछुए ने ये बोला कि इट इज 2,0, इट इज 0,2, और ये 3 बन गए। ऐसे ही होगा, 2-2 मीटर के। हाँ, अब बना ले यार, ले। तो इस पूरे का जो 1 kg है वो यहाँ पे रखा हुआ है। खुद सोच के बताओ कि अगर इसका सेंटर देखूंगा तो इसका सेंटर मिड पॉइंट पे आना चाहिए। मिड पॉइंट पे आने का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो 1 है, क्योंकि टोटल 2 है। 1 + ½ तो कितना हो गया, 1.5। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखूंगा तो ये डिस्टेंस टोटल 1,0 होगा, तो ये कितना होगा, 0.5। तो इसका जो 1 kg है, इसका कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आया मेरे पास 0.5 और वाई कोऑर्डिनेट आ गया 1.5। ठीक है, तो मेरे लिए क्वेश्चन ये हो गया कि 1 kg एक मास है जिसका सेंटर ऑफ मास है 0.5, 1.5, जो यहाँ पे रखा हुआ है। क्वेश्चन ही मैंने चेंज कर दिया पूरा, एक बड़ा सा क्वेश्चन को एक छोटे छोटे क्वेश्चन में स्प्लिट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर एक छोटा सा ये स्क्वायर प्लेट है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगेन कितना होगा, 0.5, ये भी 0.5, तो ये अगेन कितना हो जाएगा बेटा, 1 kg। तो मैं यहाँ पर अगेन बोलूँगा 1 kg, तो ये भी 0.5 और ये भी कितना हो जाएगा, 0.5, है कि नहीं? क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0.5 और y कोऑर्डिनेट भी 0.5। सिमिलरली तीसरा वाले को पकड़ा जाए, ये भी 1 kg का है, तो तीसरे वाले को अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो 1 और ये 0.5, तो कितनी है, 1.5। और y में कितनी हाइट है इसकी, 0.5। सब कुछ पता चल गया ना आपको? आपको m1 m2 m3 सब कुछ पता है। अगर मैं यहाँ से बोलूँगा जरा XCM बताओ, तो XCM के लिए क्या करोगे, m1 x1 तो करो भैया 1 × 0.5 + m2 x2 + m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 + m2 + m3। तो 1.5 और प्लस 1 होता है 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, सिमिलरली YCM निकाल लेंगे। YCM में 1 × 1.5 m1 y1 + m2 y2। पेपर में आप लिखेंगे तो आपको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। m3 y3 + 1 × 0.5 डिवाइडेड बाई 1 + 1 + 1, तो अगेन आंसर तो सेम ही आएगा, 2.5/3। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो मतलब बड़े से एक क्वेश्चन को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया 3 ऑब्जेक्ट में, उसके बाद सॉल्व कर दिया। ठीक है, अरे यस सड़ो नो सड़ो, यस सड़ो। चलो फिर छापो। हाँ, प्लॉट किसको करना है, किस पे प्लॉट करना है? अच्छा, इसको हाँ प्लॉट करना चाहो तो कर सकते हो, कहाँ पे आ रहा होगा सोचो जरा। 2.5 मतलब कितना हो जाएगा, 0.8 और 0.83, ये भी 0.83, तो मतलब ये यहाँ पर कहीं आएगा, 0.83 मतलब यहाँ पर कहीं होगा सेंटर ऑफ मास।
ठीक है जी, छापिए। चलो, तो ये निपटा दिया अपन ने। देन अब जो क्वेश्चन है ये आप लोग खुद कर लेंगे, इसे कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं। फटाफट आंसर बताना है आपको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 6.4 सॉल्व करो। ए वेक्टर है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। हाँ, कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे। तुम तो ये क्वेश्चन के हिसाब से देखो ना, आंसर से अपने को क्या मतलब। डॉट प्रोडक्ट करना है, पहले करो। आई का आई से, जे का जे से एंड के का के से। खुद सॉल्व करना है। फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी करना है। तो ये हो जाएगा -6 आई का आई से, फिर -4 और प्लस का 15, तो 6 4 10, तो आंसर आ जाएगा +5। ठीक है ना, भी गलत आंसर लिखा है इसमें। आसान है ये तो। क्रॉस प्रोडक्ट भी कीजिए। करना तो आता ही क्रॉस प्रोडक्ट सभी को। करो करो, वेट नहीं करो मेरा। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो 3 - 4 5, 3 - 4 5, फिर -2 1 3, -2 1 3, आई -j k। हो गया भैया ए क्रॉस बी। हाँ भाई आर्यन, क्रॉस प्रोडक्ट आता है। अभी तो कुछ अलग ही कांड कर रहे थे आप। सबसे पहले आई कैप को पकड़ेंगे, आई कैप को पकड़ लिया हमने, -4 × 3 किया तो माइनस का 12 हो गया, और फिर उसके बाद 5 × 1 5, दैट इज माइनस का 5, माइनस का जे कैप तो ये हो जाएगा 9, माइनस ऑफ माइनस का 10 एंड प्लस का के कैप, फिर 3 और 1 होता है 3, माइनस ये होता है 6, तो 12 और 5 होता है 17, तो -17 आई कैप 10। कहाँ पे के कैप में? अच्छा 4, अच्छा 8 होता है। ये हो जाएगा 10 और 10 और 9 होता है 19, तो माइनस का 19 जे कैप और माइनस का 5 के कैप। ये आंसर आ रहा है भाई। कितने लोगों का सही है? ये तो सबका सही होना चाहिए था। गुड, ये तो सबका सही होना चाहिए था यार, घटिया क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन आया ना सही। फिर अपन चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे ये कहता है कि मैं तो क्वेश्चन हूं, आंसर क्या है? टॉर्क पूछा है, अगेन आर क्रॉस एफ करना है। पोजीशन वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है, और फोर्स 7 आई कैप प्लस 3 के कैप माइनस 5 के कैप है। आप लोग इसे क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे अगेन। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, आप लोगों को होमवर्क में करना है, 6.5 होमवर्क है। क्या घर पे तुम जाके 10 मिनट भी पढ़ना पसंद नहीं करती? नहीं, टर्म्स चल रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? क्लास में पढ़ने से बेटा कुछ थोड़ी सीखेंगे, घर पे प्रैक्टिस करने से सीखेंगे ना। 6.6 कह रहा है, शो दैट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। ठीक है भाई,
एंगुलर मोमेंटम होता है एल, किसी भी पॉइंट के अबाउट जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है वो कांस्टेंट रहता है, ऐसा वो हमसे जानने की इच्छा रखता है। ये जो अपन ने क्वेश्चन किया था जिसमें अपन ने सीखा था कि एंगुलर मोमेंटम लिखा ही कैसे जाता है, ये इसी बात का बेहतरीन एग्जाम्पल है। मतलब अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने यही क्वेश्चन तो किया था समझाने के लिए, जो इस्तेमाल किया था कि एक पार्टिकल है जो सीधा इस तरीके से इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, एम मास का पार्टिकल वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हो रही, ना ये अपनी डायरेक्शन में चेंज हुआ और ना ही इस डायरेक्शन के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अगर ये डिस्टेंस r है तो यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये हो जाएगा r cos थीटा और ये हो जाएगा r sin थीटा। तो हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम होता है r परपेंडिकुलर इनटू p, या फिर r क्रॉस p या फिर r p sin थीटा, एक ही बात है। तो चाहे आप r और p के बीच का एंगल निकाल लें या फिर आप r परपेंडिकुलर इनटू p कर लें, तो जाएगा r, ये हो जाएगा एम वी इंटू साइन थीटा, जिसको पढ़ने में अच्छा लगने के लिए हम बोल देते हैं एम वी आर साइन थीटा। r साइन थीटा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, जो इसका लाइन ऑफ मोशन इस पॉइंट से बना रहा है। क्या कभी भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो सकती है? नहीं, वो तो कांस्टेंट ही रहनी है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट रहनी है तो ये जो टर्म है क्या ये कभी चेंज होगी? ये कांस्टेंट रहेगी। इससे ऊपर वाली लाइन में देखोगे आर चेंज होगा, आगे जाएगा तो आर बदलेगा, लेकिन उसके हिसाब से क्या चेंज हो जाएगा, थीटा। ठीक है, तो ओवरऑल टर्म्स कांस्टेंट रहेंगी। तो ऐसा जो इसने बोला है प्रूफ करने का, उसका बेहतरीन तरीका है कि आप ये चित्र बना दें और ये बात लिख दें, और जो अपन ने शब्दों में बोला है उस बात को आप लिख दें। कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग इलस्ट्रेशन को ही एक बार पढ़ लेना। ठीक है, वही चीज उन्होंने लिख रखी है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो इसे भी आप चाहें तो होमवर्क में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसे महान काम अपन नहीं कर रहे हैं। फिर हम आएंगे अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि रुको रुको रुको, शो दैट मोमेंट ऑफ अ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स। ये कह रहा है कि यार तुमने अगर दो पैरेलल फोर्स ले लिए तो जो पैरेलल फोर्स है उनके बीच का जो टॉर्क है वो उस पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा जिसके अबाउट तुम टॉर्क को ले रहे हो। इस बात को प्रूफ करने के लिए जो बेहतरीन चीज़ इसने इस्तेमाल करी है वो वेक्टर का इस्तेमाल किया है। तो मैं इस चीज़ को ना आपको बता देता हूँ। मैं इसी तरीके से बताऊँ या फिर नए तरीके से बताऊँ, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, एक ही बात है। हमने जो पढ़ा था वो यही तो पढ़ा था। इक्वल, इसका नाम है F1, इसका नाम है F2, इक्वल एंड अपोजिट। मैग्नीट्यूड में तो बराबर ही हैं दोनों, F1 इज इक्वल टू F2 मैग्नीट्यूड में, यही तो पढ़ा था। अब मान लो तुम इस पॉइंट के अबाउट बात कर रहे हो, ये एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट के अबाउट तुमने सपोज करो इनका टॉर्क लिखने की इच्छा है तुम्हारी, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा R1 वेक्टर, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, R2 वेक्टर। ऐसा है कि नहीं? तुम जब सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, तुम बोलोगे टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, दैट इज R1 क्रॉस F1। इसका टॉर्क भी इस पॉइंट के अबाउट इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसका पॉइंट भी ये इस पॉइंट के अबाउट O के अबाउट F2 का टॉर्क भी इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है। जब दोनों ही क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दूसरा हो जाएगा R2 क्रॉस F2। इतना चमक गया? और थोड़ी समझदारी दिखाओ तो मैग्नीट्यूड बराबर है, बट डायरेक्शन में देखेंगे तो F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 वेक्टर, क्योंकि ये तो कपल की डेफिनेशन ही थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम ऐसा लिख देंगे, ये हो जाएगा R1 वेक्टर, R1 क्रॉस F1 प्लस R2 वेक्टर क्रॉस माइनस F1। चाहो तो इसमें से अगर अपन चाहें तो R1 माइनस R2 वेक्टर लिख सकते हैं और क्रॉस F1 ऐसा लिख सकते हैं, है ना? तो ऐसा करने पे R1 माइनस R2 वेक्टर अगर निकालोगे तो ये R वेक्टर आ जाएगा। ठीक, अब वो कैसे आ रहा है आओ वो भी समझ लेते हैं। तो तुमने क्या किया, एक वेक्टर ऐसे बना लिया,
आर वेक्टर। अगर ये वेक्टर इन दोनों के बीच में ऐसा है तो तुम लिखोगे R1 वेक्टर, और दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए तो तुम लिखोगे ऐसा, R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर शुड बी इक्वल टू R1 वेक्टर। ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। सेम साइक्लिक ऑर्डर में दो वेक्टर हों तो तीसरा अपोजिट डायरेक्शन में उनका रिजल्टेंट होता है। ठीक है ना, क्या था ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। तो यहां से आप चाहें तो R वेक्टर को क्या लिख देंगे, R वेक्टर हो जाएगा आपके पास R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये R वेक्टर ही तो लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है R क्रॉस F1। अब बताओ ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क क्या R1 और R2 वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। किस पे डिपेंड कर रहा है? R। और R इन दोनों के बीच का वेक्टर है। इस बात से हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हमने उसे किस पॉइंट के अबाउट लगाया है। ठीक है, हो गया प्रूफ। आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा दिया और ऐसे सोच लिया। लिख लीजिए, या आप लोग चाहें तो सॉल्यूशन यहाँ पे भी देख सकते हैं, सेम ही है, उसमें भी कोई महान काम नहीं है, सेम है। आप ये लिखेंगे या वो लिखेंगे? वो लिखेंगे। ठीक है, लिखिए लिखिए, ये लिखिए। कौन सा था क्वेश्चन नंबर ये? 6.7। गर्म पानी मंगाएं क्या बेटा? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे भाई हो जा छोटा। हाँ, तो हमने निपटा लिया 6.7। 6.7 के बाद 6.8 को देखा जाए। 6.8 एक प्यारा क्वेश्चन है। अ मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग and a 4 kg in mass supports on two knife edges placed at 10 centimeter from each end। बहुत अच्छे। तो मतलब 70 सेंटीमीटर की एक चाकू है, इस तरीके से। यह एक बार है 70 सेंटीमीटर की, तो टोटल इसकी जो लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर है। ये दो चाकुओं पे टिकी हुई है, एक चाकू इधर लगा दिया, एक चाकू इधर लगा दिया। लेकिन चाकू की खासियत है कि वो दोनों तरफ से 10 सेंटीमीटर हटा के लगाया गया है, सपोर्ट करने के लिए ऐसा। ठीक, तो बोल रहे हैं 6 है, और 6 kg लोड जो वो है वो हमने सस्पेंड कर दिया एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। तो हमने 6 kg लोड यहाँ से कितने पे? 30। तो ये 6 kg का एक अपन ने ब्लॉक और लटका दिया यहाँ पे, और उसकी डिस्टेंस है यहाँ से और 20 आगे। ये मतलब हुआ। तो 10 सेंटीमीटर दोनों साइड से हो गया, 20 सेंटीमीटर ये हो गया, तो 20 और 10 30 हो गया। फाइंड द रिएक्शन एट द नाइफ एजेस, अज्यूम द बार टू बी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड होमोजीनियस। 4 किलो की ये खुद है, 4 kg की ये खुद है। देखो ये क्वेश्चन ना ऐसे भी पूछा जाता है और ऐसे भी पूछा जाता है। एक रॉड है जिसके दोनों साइड अपन ने ऊपर एक दीवार से दोनों सिरे बांध दिए, और यहाँ पर एक कुछ दूरी पे, x दूरी पे या कुछ भी दूरी मान लो, अगर इसका मास m लेंथ l है, एक और मास m लटका दिया। और पूछा गया कि अगर यहाँ से अगर एक रस्सी को काट दिया जाए तो काटने के जस्ट बाद इस वाली रस्सी में टेंशन कितनी होगी और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। ये सब चीज़ें पूछता है। ये सब क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं क्योंकि अभी एक्सरसाइज में जिस हिसाब से होंगे बस उसी लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं कराना चाहता मैं अभी, क्योंकि उससे तुम लोग थोड़े से डर सकते हो रोटेशन से, और तुम्हारे सिलेबस में है भी कि नहीं वो भी मुझे नहीं लगता। खैर, अब आ जाओ मुद्दे पे। मुद्दे की बात यह है कि अगर ये टोटल 70 सेंटीमीटर का है तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से और थोड़ा सा आगे होगा 5 सेंटीमीटर पे, क्योंकि टोटल 70 का आधा कितना होता है? 35। तो 30 तो ये हो ही गया, 5 और होगा तो 35 सेंटीमीटर पर सेंटर ऑफ मास होगा। और नीचे यहाँ पर 4g फोर्स लग रहा होगा, और यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा होगा? 6g।
चाकू अगर इसको ऊपर धक्का दे रहा है तो यहाँ पर एक रिएक्शन आ रही होगी ऊपर की तरफ, इसका नाम मैंने R1 दे दिया, और यहाँ पर एक रिएक्शन आ रही होगी जिसका नाम R2 दे दिया। रिएक्शन मुझे नहीं पता बराबर है कि नहीं, तो मैंने R1 R2 अलग अलग मान ली। इतना क्लियर है कि चाकू कहीं जा रहा है क्या? नहीं। अगर चाकू कहीं नहीं जा रहा है तो इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में है तो उस पर क्या चीज से जीरो होती थी? नेट फोर्स। अब तुमने रोटेशन भी पढ़ लिया है तो अब एक और चीज जीरो हो जाएगी, वो हो जाएगी नेट टॉर्क। तो पहले फोर्स को जीरो कर लेते हैं। तो वाई डायरेक्शन में फोर्स को मैंने जीरो कर लिया, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो। इसको जीरो किया तो मुझे पता चला कि देखो भाई ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स हैं R1 प्लस R2, आया ना? ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स होने चाहिए, इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्स कौन से हैं? तो एक तो 6G है और दूसरा 4G है। तो मुझे पता चल गया R1 प्लस R2 हो जाएगा अपने पास 10G। पहली इक्वेशन तो बन गई भाई। सरदार जी पहली इक्वेशन बन चुकी है। हाँ ध्यान रखना, तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं भी। फिर दूसरा वाले पार्ट में कह रहा है कि भैया टॉर्क को जीरो कर दो, क्योंकि एक इक्वेशन दो अननोन तो सॉल्व नहीं होंगे, R1 R2 से थोड़ी सॉल्व हो सकते हैं, तो एक और इक्वेशन चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन किसकी बनेगी? टॉर्क की। तो टॉर्क को जीरो करने के लिए मैंने कहा भाई टॉर्क को मैं जीरो कर दूंगा। फिर मेरे से पूछा कि अच्छा जीरो करने से तुम्हें फायदा क्या है? कि हमें R1 R2 मिल जाएंगे। तो टॉर्क तो किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के अबाउट लिखा जाता है, तो यहाँ पर किस पॉइंट के अबाउट लिखा जाए? तो मेरे पास देखो कितने पॉइंट्स हैं, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। एक तो पॉइंट है जहाँ पे चाकू लगा है, इसका नाम रख देते हैं A। एक पॉइंट है जहाँ पे अपन ने ये 6 kg का लोड लटकाया है, B। एक इस रॉड का सेंटर ऑफ मास है, C। एक इस साइड जहाँ चाकू लटकाया गया है, D। कितने पॉइंट हैं? 4। आप 4 पॉइंट में से किसके अबाउट टॉर्क को जीरो करना चाहेंगे? जीरो तो हर एक पॉइंट के अबाउट है, तो 4 में से कौन सा? तो सुनो, तुम्हारा जो मन करे उसके अबाउट कर लो जीरो, ठीक है? दिमाग अगर नहीं लगाना है तो बिल्कुल मत लगाओ। तुम्हारा जिस पे अक्कड़ बक्कड़ करने का मन करे, तुम्हें यहाँ पे एज पे करना है, यहाँ पे जीरो कर लो, यहाँ पे जीरो कर लो, यहाँ पे जीरो कर लो, सी पे जीरो कर लो, डी पे जीरो कर लो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, जहाँ मन करे वहां कर लो, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम है मतलब दुनिया के हर एक पॉइंट के अबाउट इस पर नेट टॉर्क कितना होना चाहिए? जीरो। फंडा इतना समझ में आया? मेरा फायदा उस चीज में है जिसमें से मैं टॉर्क की एक इक्वेशन बनाऊं और एक इक्वेशन से ही आंसर आ जाए। इसका मतलब अगर मैंने R1 के अबाउट टॉर्क को लिखा तो इस पॉइंट से R1 की दूरी कितनी है? A से 0। तो जब R ही 0 हो जाएगा तो R1 का टॉर्क कितना होगा? 0। इतना समझ में आया? तो इसको करने का बेस्ट तरीका यह है कि आप किसी भी A या D के अबाउट टॉर्क को जीरो करें, ताकि A के अबाउट जीरो करोगे तो R1 का टॉर्क जीरो, D के अबाउट जीरो करोगे तो R2 का टॉर्क जीरो। अगर आप C के अबाउट करोगे या B के अबाउट करोगे तो दोनों का टॉर्क आएगा। R1 R2 में एक और इक्वेशन बनेगी, फिर उसके बाद दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कौन सा मेथड बढ़िया है? दोनों में करें या किसी एक के अबाउट करना है? किसी एक के अबाउट। टॉर्क अबाउट ए को ही अपन जीरो कर देते हैं। लॉजिक समझ में आएगा मैंने क्यों किया? तुम्हारा जो मन करे उसके अबाउट कर सकते हो। मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं चाहता हूं R1 का टॉर्क कितना हो जाए? 0। अब इसमें देखो ए के अबाउट टॉर्क को जीरो करना है तो टॉर्क आएगा एक तो R1 का, रंग बदल दिया जाए यार। तो बच्चे लिखेंगे देखो सर R1 इंटू 0। R1 तो फोर्स है कि नहीं? 0 हो गया। क्लॉकवाइज कौन लेके जा रहा है? 6G। तो मैंने क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लिया। मैंने यहां पर क्या मान लिया? क्लॉकवाइज टॉर्क मैंने नेगेटिव मान लिया है और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को मैंने पॉजिटिव मान लिया है। कुछ तो साइन कन्वेंशन माननी पड़ेगी मुझे। तो R1 का टॉर्क 0 हो गया। 6G एक फोर्स है जिसकी इस पॉइंट से दूरी कितनी है? 20। तो मैं लिखूंगा 6G इंटू 20, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 है, तो 6G का टॉर्क हो गया, ये परपेंडिकुलर है। 4G की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? 20 प्लस 5, तो कितना हो गया? 25। तो माइनस का फोर्स 4G और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 25। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब कौन सा फोर्स बचा है? R2। तो R2 क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज को कैसा माना है अपन ने? पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे प्लस R2 इंटू, अब डिस्टेंस बताओ कितनी है?
इस ए से डी की डिस्टेंस कितनी है। तो ए से डी की डिस्टेंस निकालने का बेस्ट तरीका ये है कि ये 10 थी, टोटल 70 है, तो 10 इधर गई 10 इधर गई, तो कितनी बची 50। सोच लो, इधर भी 10 गई है और इधर भी 10 गई है, तो कितनी गई 20। टोटल कितनी है 70, 70 में से 20 गए तो कितने बचे 50। तो R2 इंटू 50 पॉजिटिव में और नेट टॉर्क को कर दिया 0। अब यहाँ से मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है R2, तो R2 इंटू 50 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 चौके 100, 6 दूनी 12, 120 और 100 होता है 220 और इंटू जी। तो देखो भाई दोस्त, एक जीरो से एक जीरो कट गया। R2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 20, जी की जगह डाल देंगे 10 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर हो जाएगा 44 न्यूटन। R2 जैसे 44 न्यूटन पता चला तो मैं इन इक्वेशन नंबर 1 में मैं कूद जाऊंगा और मैं बोलूंगा अगर R2 41 है तो R1 की वैल्यू है 10G माइनस R2, तो दैट इज 100 माइनस 44 कितना होता है 60, 56, तो ये हो जाएगा 56 न्यूटन। समझ गए क्वेश्चन, आसान है। तो ये इससे आंसर आ जाएंगे तुम्हारे पास। इन्होंने जी की वैल्यू को 9.8 माना है, इस हिसाब से इनके आंसर 55 और 43.12 और 54.88 आ रहे हैं। अपन ने जी को कितना माना है 10 माना है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। आप लोग लिखेंगे, देखिए चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि ए 3 मीटर लॉन्ग लैडर weighing 20 kg leans on a frictionless wall. Its feet rest on the floor 1 meter from the wall as shown in the figure. ठीक है, तो पूछ रहा है कि फाइंड द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर। ये यहाँ पे चित्र भी दिया है। रिएक्शन फोर्स जो वॉल ने लगाया दैट इज F1 और फ्लोर ने लगाया जो कि यहाँ पे लगाएगा वो F2 हमसे जानने की इच्छा रखता है। फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो फ्रिक्शनलेस वॉल है, लेकिन नीचे यहाँ पे फ्रिक्शन होना चाहिए, बिना फ्रिक्शन के कैसे टिकेगी। कुछ उसने दिया है क्या क्वेश्चन में? उसने कुछ भी मान लिया है, फ्रिक्शन तो माना ही होगा ना, बिना फ्रिक्शन के कैसे करेंगे। जबरदस्ती का उसने F मान लिया है, हाँ फ्रिक्शन तो माना ही है। खैर चलो अपन तो करते हैं, अपने को क्या है, अपने को तो क्वेश्चन करना है। आओ क्वेश्चन करें। फंडा बहुत सिंपल है कि एक सीढ़ी है, सीढ़ी ऐसे लगी है, दीवार पे किनारे ऐसे टिकी हुई है। सीढ़ी इस तरीके से टिकी हुई है कि ये वाली यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नाम की चीज़ नहीं है, तो अगर यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ से इधर ये कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी N2। ये जमीन पे नॉर्मल रिएक्शन, जमीन इस पे इधर रिएक्शन लगा रही होगी N1। इसका खुद का कुछ वेट है तो नीचे इस पे mg लग रहा होगा। ये इतना क्वेश्चन अभी तक मेरे समझ में आया है। क्वेश्चन को वापस से और पढ़ा जाए तो इसकी जो लेंथ है वो अपन को 3 मीटर दी है और वेट है 20 किलो और ज़मीन से 1 मीटर की दूरी है, तो 3 मीटर, तो ये हो गई लेंथ, ये 1 मीटर हो गया और 20 किलो मतलब इसका जो मास है वो 20 किलो है। और क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है फाइंड द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल और एंड द फ्लोर, मतलब N1 और N2 जानने की इच्छा रखता है। ये है क्वेश्चन मेरे लिए। पहली बात तो ये बताओ क्या बिना फ्रिक्शन के ये टिकी रहेगी? नहीं, क्योंकि अगर इसको रोक के रखना है तो इसको एक फोर्स होना चाहिए जो इस N2 को काउंटर बैलेंस करे। N2 को काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर फ्रिक्शन होना कंपलसरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर एक काउंटर बैलेंस होने वाला नहीं है। कितना चमक गया? अब दुनिया इक्विलिब्रियम में है। अगर सब कुछ इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस पर फोर्स इन x डायरेक्शन में 0 होने चाहिए, फोर्स इन y डायरेक्शन में 0 होने चाहिए एंड टॉर्क 0 होने चाहिए। तीनों कहानी क्लियर है?
ये क्वेश्चन को मैं बहुत इजी बना देता हूँ। इस क्वेश्चन को इजी कैसे बनाया जा सकता है कि ये एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। नालायक इधर देख ले, इसके दो कंपोनेंट कर लिए तो हो जाएंगे n2 cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा n1 sin थीटा। सिमिलरली mg के भी दो कंपोनेंट यहाँ कर लेंगे, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा और इधर हो जाएगा mg sin थीटा। क्या कंपोनेंट्स में कोई डाउट है तुम्हें? अच्छा ये n2 होगा, सॉरी। क्या किसी भी कंपोनेंट्स में डाउट है, चाहे mg के या किसी भी चीज के? नहीं? जरा गौर से देखो, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का नाम मैंने ओ रख दिया। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं इस ओ के अबाउट तुम टॉर्क को जीरो कर लो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। ओ के अबाउट टॉर्क को जीरो करने से तुम्हारे जीवन में देखो कितनी आसानी हो गई। n1 का टॉर्क जीरो हो गया, इस फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो गया, तो ये तो तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनका टॉर्क जीरो है, वैल्यू थोड़ी जीरो है, वैल्यू जो आएगी आएगी देखेंगे, लेकिन इससे तुम्हारा n2 डायरेक्टली निकल जाएगा। तो मैंने एक काम किया, इसके अबाउट देखा तो मेरे पास जो n1 है उसका टॉर्क जीरो हो गया, प्लस फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो गया। ठीक, अब कौन कौन बचे? mg और n2। गौर से देख, mg साइन थीटा इस पर कोई टॉर्क नहीं लगा रहा, क्योंकि mg साइन थीटा इस पॉइंट से ही पास कर रहा है, तो इसका टॉर्क तो जीरो। तो टॉर्क कौन लगाएगा? परपेंडिकुलर वाला। तो जो टॉर्क लगा रहा है वो है माइनस mg cos थीटा, फोर्स हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1.5 मीटर। बोले बच्चों 3 मीटर की टोटल है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी रही होगी? समझ गए ना बात को? और तुम तो टॉर्क में क्या लिखते थे? आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। और ये तो इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसको ऐसे घुमाने की इच्छा है ना इसकी, तो क्लॉकवाइज में टॉर्क कैसा लिखेंगे? नेगेटिव। और एंटी क्लॉकवाइज में कैसा लिखेंगे? पॉजिटिव। तो बच्चे समझ गए, लिखेंगे प्लस n2 साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है n2 साइन थीटा की? इस O पॉइंट से n2 साइन थीटा की डिस्टेंस कितनी है? 3, रॉड की लेंथ के बराबर, तो इंटू 3। समझ गए? मैंने जो टॉर्क का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है वो मैंने इस्तेमाल किया है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, या एफ परपेंडिकुलर इंटू आर। वैसे तो मैंने एफ परपेंडिकुलर इंटू आर किया है, क्योंकि तुम देख रहे होगे मैंने हमेशा फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लिखा रहे हैं पहले, n2 साइन थीटा, और यहाँ पे mg cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों तो निपटे हुए हैं, ये तो खत्म है, ये बचे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चे mg cos थीटा इंटू 1.5 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा इंटू 3। तो यहाँ से n2 की वैल्यू आ गई मेरे पास mg cot थीटा बाई 2। cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? cot थीटा। और 1.5 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 नीचे आ गया। ठीक है, n2 आ गया सॉल्व हो गया। मास कितना था इसका? 20 किलो की थी, तो 20, g की वैल्यू 10। इस ट्रायंगल में cot थीटा निकाला जाए। इस ट्रायंगल को गौर से देख, ये 3 मीटर का, ये 1 मीटर है, ये एंगल थीटा है, तो 9, ये हो जाएगा 2√2। कौन सी थ्योरम लगाई है? पाइथागोरस। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8, 8 का अंडर रूट होता है 2√2। ये कैलकुलेशन में कोई डाउट है क्या? अच्छा, टफ कैलकुलेशन तो नहीं है। इस ट्रायंगल में cot थीटा लगाएंगे तो cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? तो बेस है 1, परपेंडिकुलर है 2√2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब देख लो cos से क्या कट गया, क्या बच गया, अब सब तुम लोग देख लो। तो बचेगा 100/2, मतलब 50/√2 आंसर आ गया। थोड़ा और समझदारी दिखाओगे तो लिख देंगे 25। ठीक है ना? चमक गया क्वेश्चन? n2 आ गया भाई साहब, क्या नहीं आया अभी तक तुम्हारे पास? n1। तो n1 के लिए एक काम करो, इस चित्र को वापस से गौर से देखो। अब तुम्हें दिख तो नहीं रहा होगा ये चित्र, तो मैं तुम्हें ना वापस से इसका इस रंग से एक बेसिक चित्र बनाता हूँ। नीचे की तरफ mg लग रहा था, इधर n2 लग रहा था, और इधर n1 लग रहा था, और इधर फ्रिक्शन लग रहा था। यही तो था इसका फ्री बॉडी डायग्राम। मैं कह रहा हूं फोर्स इन y डायरेक्शन शुड बी 0।
क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो वाई डायरेक्शन में फोर्स कौन कौन से हैं? वाई डायरेक्शन में एक तो N1 है, दूसरा mg, इसके अलावा कोई फोर्स है क्या वाई में? तो इसका मतलब N1 शुड बी इक्वल टू व्हाट? mg। तो N1 mg की वैल्यू कितनी है? 20 और g की वैल्यू 10, तो आंसर 200। समझ गए क्वेश्चन? तो देखो तुमने गेम खेल दिया पूरे चित्र में। तुमने N2 डायरेक्टली निकाल लिया, सिर्फ इस एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख के N2 डायरेक्टली निकाल लिया। और N1 के लिए तुमने क्या इस्तेमाल किया? नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तुम सो जाओगी थोड़ी देर में, ऐसे मत लेटो। हाँ तो सीधा लेटो। हाँ क्लियर है? कोई समस्या? छापो फिर। चलिए चलो चलें। तो ये निपटा दिया अपन ने। इसके आंसर क्या आ रहे हैं गंदे से? इसमें क्या आंसर आए इनके? अपने आंसर क्या क्या है? इनका एक तो आ रहा है 200, अपना कितना है? है 200 है। और एक इनका आंसर है, एक है इनका 34.6। अपना कितना आ रहा है? 25√2। हाँ सेम ही आएगा, 25√2। ये इन्होंने इनका सोल्यूशन मत देखना है ना। इनका सोल्यूशन देखने से ना आप पागल हो सकते हैं, तो वो गलती नहीं करना है। हाँ हाँ तो सुनो मेरे पापी बच्चों, उसने बोला है ऑप्टेन इक्वेशन 6.36। 6.36 इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी बेस्ड, क्योंकि इनका इंटीग्रेट होके आ रहा है ओमेगा इज इक्वल टू, कौन सी इक्वेशन है भाई? यही होगी। हाँ वही है। ओमेगा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाली ही है। तो कह रहा है कि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से आप इसको लेके आइए। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। आप लोगों को वो वाली बात याद है जिसमें हमने बोला था कि वी ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है? तो वैसे ही अगर आप सर्कुलर मोशन में आएंगे तो सर्कुलर मोशन में ये क्या बन जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो यहां से आप लिखेंगे अल्फा डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, टी इज इक्वल टू 0 पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, टी इज इक्वल टू टी पर ओमेगा है, तो ये हो जाएगा अल्फा टी इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो फॉर्मूला बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये हम पहले भी कर चुके हैं, बस हमने इसको किसके लिए सॉल्व किया था? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी के लिए। तो इसने इसको सर्कुलर मोशन के लिए इस बार करा दिया है। लिखने की जरूरत है क्या? है तो जल्दी लिख लो अगर लिखने की जरूरत लग रही है। डन। ले लो भाई, एक सेकंड ले लो पूरी। चलो आगे देखते हैं। अब तो खुद कर लोगे इसे तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड। ये क्वेश्चन तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा सर्कुलर मोशन का है ना? तो वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। उसने बोल रखा है कि इसकी जो इनिशियल स्पीड है 1200 से 3120 हो गई। तो 1200 से 3120 हो गई आरपीएम। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो ये ओमेगा नॉट है, ये ओमेगा है। इसमें इसको जो टाइम लगा वो लगा 16 सेकेंड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है और बोल रहा है कि कितने रिवॉल्यूशन अपने को लगेंगे, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज द इंजन मेक्स ड्यूरिंग दिस टाइम, और कितना रिवॉल्यूशन वो कर चुका होगा इंजन। तो एक तो उसने पूछा है कि टाइम दे रखा है, टाइम है 16 सेकेंड, अल्फा पूछा है, टाइम 16 सेकेंड है। एक तो अल्फा पूछा है और दूसरा उसने कितने रोटेशन हो गए, मतलब उसने एन पूछा है, इस दौरान कितने नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड है।
ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो यहाँ से अपन के पास अल्फा आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई टी। अब समस्या ये है कि यहाँ ओमेगा रिवॉल्यूशन पर मिनट में है, जबकि हम ओमेगा किस में रखते थे, रेडियन पर सेकेंड में। तो अपन को इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। इसको कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक काम किया, इसको अगर कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के लिए 1200 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन पर मिनट बाई 60। तो ये 0 से 0 कट गया, ये हो गया 6 दूनी 12 मतलब 20, मतलब ये हो गया 40 पाई। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया रेडियन पर सेकेंड। सिमिलरली इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3120 इंटू पाई बाई 30। मैंने 2 पाई बाई 60 को पाई बाई 30 लिख दिया, इससे कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं ना? ठीक है, बाद में मतलब परेशान मत होना मुझ। तो ये हो जाएगा कितना, 104 पाई। इतना क्लियर हो गया? ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे, अल्फा आ जाएगा मेरे पास। अल्फा हो जाएगा 104 पाई माइनस 40 पाई डिवाइडेड बाई टाइम है मेरे पास 16। तो ये बचेगा 464 बाई 16 पाई, मतलब हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा आ गया। अल्फा के बाद दूसरे वाले में वो पूछ रहा है कि बताओ कितने रिवॉल्यूशन घूम चुका होगा। तो रिवॉल्यूशन तो तुम निकालने का क्या तरीका है कि जो थीटा होता है, थीटा को आप 2 पाई एफ लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी रिवॉल्यूशन पर सेकंड होता है ना। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी मेरे पास थीटा अपॉन 2 पाई, ये हो गई मेरे पास फ्रीक्वेंसी। तो पहले मुझे थीटा पता करना पड़ेगा। तो थीटा निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले, या एन या एफ जो भी बोलना चाहो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लगाऊंगा, ओमेगा इज इक्वल टू, या तुम्हारे पास टी बी है, ये भी है, तो डायरेक्टली लगा दो, अल्फा भी तुम्हारा आ ही गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट कितना है मेरे पास, तो ओमेगा नॉट है मेरे पास 40 पाई, टाइम है मेरे पास 16 प्लस हाफ, अल्फा की वैल्यू है 4 पाई और टी स्क्वायर है 16 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, मैं 16 पाई तो पूरा वैसे कॉमन ही आ जाएगा, 16 पाई या 160 पाई पूरा। देखो भाई, आवाज़ तो आ गई। अब कितना रिकॉर्ड हुआ है मुझे नहीं पता, कहाँ तक आवाज़ आई है। ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में वैसे कुछ महान काम नहीं किया अपन ने। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी फॉर्मूला लगा दिया है, अल्फा निकाल लिया है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर करके। जो भी थीटा आया है उसको 2 पाई से डिवाइड करके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकाल लिए हैं।
यहाँ पे ओमेगा नॉट और ओमेगा दोनों की वैल्यू को मैंने रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट किया है, उसके लिए मैंने 2π/60 से मल्टीप्लाई कर दिया है। दूसरे वाले में भी 2π/60 से मल्टीप्लाई किया है, तो π/30 हो गया है। तो मैंने उसके बाद सॉल्व कर लिया है, वैल्यू डाल दी, आंसर आ गया। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। बात की बाद में देखेंगे। चलो, तो पहले अपन एक प्लान करेंगे एक क्लास का, उसके बाद आगे देखेंगे। सबके हिसाब से सब चीज़ें नहीं हो सकती ना। सब अपने अपने हिसाब से सोचे कि क्लास चल जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। सबको सब कुछ नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा वापस। ये क्वेश्चन जो अपन ने वो किया था ना, एक ड्रम वाला एक डिस्क वाला, वही सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में ना इसने एक चीज और पूछ रखी है। इसके सेकंड पार्ट में अपन ने इसमें क्या क्या निकाल लिया था। अपन ने एक तो इसमें अल्फा पूछ लिया था, अल्फा निकाल लिया था, और अल्फा के साथ साथ अपन ने इसमें टेंशन पता करी थी, है ना। अल्फा और टेंशन के अलावा इसने इसके बी पार्ट में पूछ रखा है, फाइंड द वर्क डन बाय द पुली व्हेन 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनवाउंडेड। पुली का वर्क डन पूछा है। यार एक बात बता, खुद सोच, वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं अपन। इसमें जो रस्सी है उस कॉर्ड का, तो रस्सी का तो कोई वर्क डन होता नहीं है। रस्सी में जो फोर्स लग रहा होगा उसका वर्क डन होगा। फोर्स मतलब कौन सा फोर्स होगा, टेंशन। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जो भी टेंशन यहाँ पे लग रही है और वो कितना नीचे आई। मान लो L डिस्टेंस अगर ये पॉइंट नीचे आया तो वर्क डन कितना हो जाएगा, T × L। इसीलिए जब तुम इसका सोल्यूशन को देखोगे तो इसके सोल्यूशन को देखने पे तुमको ये लगेगा कि यहाँ पे जो वर्क डन लिखा है वो वर्क डन है 25 न्यूटन × 2 मीटर, क्योंकि जब अपन ने इसको खोला है तो फाइंड द वर्क डन बाय द पुली व्हेन 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनवाउंड। 2 मीटर खोला है ना तुमने, तो 2 मीटर खोला है तो वर्क डन आ जाएगा तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो मूव हुआ, फोर्स इनटू डिस्टेंस, खत्म। और देन बताओ जा, उसके बाद जो उसने कहा सी पार्ट है, फाइंड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट। तो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी व्हील की निकालनी है तो व्हील तो गोल गोल घूम रहा होगा, तो व्हील की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, ½I⍵²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हील का तुम्हें पता है, व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमने निकाल लिया जो कि डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है, mr²/2। ओमेगा तुम ऑलरेडी कैलकुलेट कर लोगे क्योंकि ओमेगा की तुम्हें कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी। ओमेगा की कैलकुलेशन के लिए देखोगे तुमने कितना डिस्टेंस मूव करी है, 2 मीटर। मतलब पुली जो खुली वो कितनी खुली, 2 मीटर। अगर पुली 2 मीटर खुली है तो इसको ऐसे समझो, ये एक पुली है, यहां पे एक रस्सी है जो 2 मीटर नीचे आई है, तो ये रस्सी है यही तो खुल के नीचे आई होगी। तो यहां पर जो भी एंगल सब्सटेंड हो रहा होगा, ये जो आर्क है ये आर्क ही तो 2 मीटर है, यही तो खुल के नीचे आई है। रेडियस अगर इसकी स्मॉल आर है तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क मतलब 2 मीटर, तो सीधी बैठ। और रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस मुझे यहाँ पे कितनी दी है, तो रेडियस मुझे यहाँ पे दी है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। तो हो जाएगा 0.2 मतलब 10 रेडियन तो हो गया एंगल। एंगल समझ में आ गया, कितना एंगल मूव किया। अब तुम्हें अल्फा भी पता है, अल्फा की कैलकुलेशन तो तुम पहले कर चुके हो। ये क्वेश्चन अपन ने किया था तब भी अपन ने अल्फा की कैलकुलेशन करी थी। तो अल्फा की कैलकुलेशन करके तुम्हारे पास जो अल्फा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 12.5 सेकेंड इनवर्स। तो अल्फा तुम्हारे पास आ गया 12.5 सेकेंड इनवर्स, मतलब -2। अब जो फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू ω0² प्लस 2 अल्फा थीटा, यहाँ पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो है नहीं क्योंकि इनिशियल तो 0 ही है, तो 2 अल्फा थीटा फॉर्मूला बन गया। तो ओमेगा आ जाएगा 2 अल्फा की वैल्यू 12.5, थीटा की वैल्यू 10, तो तुम्हारे पास हो जाएगा √250। ओमेगा क्लियर हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, तुमको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पे। तो काइनेटिक एनर्जी ½ I और उस टाइम का ओमेगा, ओमेगा तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, I भी तुमको पता है।
उस टाइम की काइनेटिक एनर्जी आ गई व्हील की। चमक गई बात। तो मैं अल्फा की कैलकुलेशन सिखा चुका हूँ, टेंशन की कैलकुलेशन सिखा चुका हूँ। यहाँ पे टेंशन भी नहीं निकालनी, क्योंकि टेंशन यहाँ पे ऑलरेडी फोर्स जो इसने फिगर में बना के दिया है, वो फोर्स अगर तुम देखोगे तो 25 न्यूटन फोर्स ऑलरेडी लग रहा है, तो टेंशन भी डायरेक्टली आ गई तुम्हारे पास, कितनी, 25 न्यूटन। ठीक है, तो बस अल्फा निकालना है, अल्फा आ गया, वर्क डन आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई। फिर बोल रहा है कंपेयर द आंसर टू द पार्ट बी एंड सी। तो बी और सी में अगर तुम देखोगे तो बी और सी में काइनेटिक एनर्जी आ रही है 50 जूल, और काइनेटिक एनर्जी 50 जूल है, और यहाँ पे वर्क डन है 50 जूल, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि इस पर जो वर्क कर रहा है, ये 25 न्यूटन जो फोर्स लगाया वही तो घुमा रहा है। तो जितना वर्क, जो वर्क इस आदमी ने, फोर्स ने नीचे खींच के इस पुली पर किया, वही इस पुली की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो जितना ये वर्क इसने किया वो पूरे पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। चमक गई बात। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है भी नहीं, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आ जाते हैं अपन इसके होमवर्क में। तो देखो, इसके जितने भी क्वेश्चन है आप लोग सारे क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अगली क्लास में अपन इन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।